एवरीवन। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम बात कर रहे थे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में, जिसमें हम सेक्शन 1 से लेके 180 तक कवर कर चुके हैं। आज हम 181 से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगर चैप्टर की बात करें तो हम इसमें फ़िलहाल 12 चैप्टर कवर कर चुके हैं और अभी हम 13 चैप्टर पर है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 181 से, ठीक है। सेक्शन 181, पुलिस को किया गया कथन और उसका उपयोग। इसमें कहा गया है कि जब पुलिस किसी मामले की जांच करती है तो गवाहों या शक के दायरे में आए लोगों से पूछताछ करती है। यह धारा हमें बताती है कि उस बयान की कानून की नज़र में क्या। क्लोज 1, किसी व्यक्ति द्वारा किसी पुलिस अधिकारी से इस अध्याय के अधीन अन्वेषण के दौरान किया गया कोई कथन यदि लेखबद्ध किया जाता है तो कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा और न ही ऐसा कोई कथन या उसका कोई अभिलेख, चाहे वह पुलिस डायरी में हो या न हो, और न ऐसे कथन या अभिलेखन का कोई भाग ऐसी किसी अपराध की जो ऐसा कथन किए जाने के समय अन्वेषण के अधीन था, किसी जांच या विचारण में इसमें इसके पश्चात यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाएगा। परंतु जब कोई ऐसा साक्षी जिसका कथन उपयुक्त लेखबद्ध कर लिया गया है, ऐसी जांच विचारण में अभियोजन की ओर से बुलाया जाता है, तब यदि उसके कथन का कोई भाग सम्यक रूप से साबित कर दिया गया है तो अभियुक्त द्वारा और न्यायालय की अनुमति से अभियोजन द्वारा उसका उपयोग ऐसे साक्ष्य का खंडन करने के भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 148 द्वारा उपबंधित रीति से किया जा सकता है। और जब ऐसे कथन का कोई भाग इस प्रकार उपयोग में लाया जाता है तब उसका कोई भाग ऐसे साक्ष्य की पूर्ण परीक्षा में भी किंतु उसकी प्रति परीक्षा में निर्दिष्ट किसी बात का स्पष्टीकरण करने के प्रयोजन से ही प्रयोग में लाया जा सकता है। सेक्शन 181 में कहा गया है कि पुलिस जांच के दौरान किसी व्यक्ति को जो बयान लिखित है उस पर उस व्यक्ति के साइन हस्ताक्षर नहीं कराएंगे, ठीक है। पुलिस के सामने दिया गया बयान कोर्ट में सीधे सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, चाहे वह पुलिस डायरी में लिखा हो या कहीं और, ठीक है। अगर पुलिस ने किसी गवाह का बयान लिखा है और वही गवाह बाद में कोर्ट में गवाही देने आया है अभियोजन की तरफ से, ठीक है, अगर वह कोर्ट में अपनी पुरानी बात से पलट जाता है या कुछ अलग बोल तो आरोपी का वकील पुलिस वाले बयान का इस्तेमाल यह दिखाने के लिए कर सकता है कि यह गवाह पहले कुछ और कह रहा था और अब कुछ और कह रहा है, ठीक है। मतलब यह कोर्ट की इजाजत से सरकारी वकील हो, इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 148 के तहत खंडन करना कहते हैं, ठीक है। अब क्लोज 2 की बात करते हैं। इस धारा की किसी बात के बारे में यह साबित नहीं समझा जाएगा कि वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का 47 की धारा 26 के खंडन कै के उपबंधों के खंड कै के उपबंधों के भीतर आने वाले किसी कथन को लागू होती है या उस अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 2 के परंतु के उपबंधों पर प्रभाव डालती है। स्पष्टीकरण, उपधारा 1 में निर्दिष्ट कथन से किसी तथ्य या परिस्थिति के कथन का लोप खंडन हो सकता है यदि वह उस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए जिसमें ऐसा लोप किया गया है महत्वपूर्ण अन्यथा संगत प्रतीत होता है और कोई लोप किसी विशिष्ट संदर्भ से खंडन है या नहीं यह तथ्य का प्रश्न होगा। इसमें कहा गया है कि अगर विरोधी वकील ने बयान का कोई हिस्सा इस्तेमाल किया है तो सरकारी वकील गवाह से दोबारा पूछताछ में उस हिस्से पर सफाई मांग सकता है। अगर कोई व्यक्ति पुलिस के सामने कोई जरूरी बात छिपा जाता है और कोर्ट में आकर अचानक नई बात बोलता है तो इसे भी विरोधाभास माना जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 182 के बारे में, कोई उत्प्रेरणा न दिया जाना। यह धारा बता दे कि पुलिस को अपनी हद में रहने की चेतावनी देती है ताकि कोई भी बयान जबरदस्ती न लिया जाए, ठीक है। क्लोज 1, कोई पुलिस अधिकारी या प्राधिकार वाला अन्य व्यक्ति भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 47 की धारा 22 में यथा वर्णित कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन न तो देगा, न करेगा तथा न दिलवाएगा और न ही करवाएगा। क्लोज 1 कहता है कि कोई भी पुलिस अधिकारी या बड़ा अधिकारी किसी भी व्यक्ति को कोई लालच या धमकी
या वादा नहीं देगा कि तुम जुर्म कबूल कर लो तो तुम्हें छोड़ देंगे या सजा कम कर देंगे। ठीक है। अब क्लोज 2 के बारे में बात करते हैं। किंतु कोई पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति इस अध्याय के अधीन किसी अन्वेषण के दौरान किसी व्यक्ति को कोई कथन करने से जो वह अपनी संतत इच्छा से करना चाहे किसी चेतावनी द्वारा या अन्यथा निवारित न करेगा, परंतु इस धारा की कोई बात धारा 183 की उपधारा 4 के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। क्लोज 2 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से संतत इच्छा से पुलिस को कुछ बताना चाहता है तो पुलिस उसे डराकर या चेतावनी देकर बोलने से रोकेगी भी नहीं। ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 183 के बारे में। संस्वीकृतियों और कथनों को अभिलिखित करना। सेक्शन 183 कहता है कि पुलिस के सामने कबूला गया जुर्म कोर्ट में मान्य नहीं होता, इसलिए मजिस्ट्रेट जज के सामने बयान या जुर्म कबूल करवाना होता है। ठीक है। क्लोज 1 जिले का कोई मजिस्ट्रेट जिसमें किसी अपराध के किए जाने के बारे में सूचना रजिस्ट्रीकृत की गई है, चाहे उसे मामले में अधिकारिता प्राप्त हो या न हो, इस अध्याय के अधीन तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी अन्वेषण के दौरान तत्पश्चात किंतु जांच या निवारण प्रारंभ होने के पूर्व किसी समय उसके द्वारा की गई किसी संस्वीकृति या कथन को अभिलिखित कर सकता है, परंतु इस उपधारा के अधीन की गई कोई संस्वीकृति या कथन अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के अधिवक्ता की उपस्थिति में श्रव्यदर्शी इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से भी अभिलिखित किया जा सकेगा। सेक्शन 183 का क्लोज 1 कहता है कि कोई भी मजिस्ट्रेट चाहे वह उस केस की सुनवाई का अधिकार उसे हो या न हो, जांच के दौरान कोर्ट में ट्रायल शुरू होने से पहले बयान या संस्वीकृति दर्ज कर सकता है। ठीक है। यह बयान या संस्वीकृति आरोपी के वकील की मौजूदगी में ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी दर्ज की जा सकती है। ठीक है। अब बात करते हैं क्लोज 2 के बारे में। मजिस्ट्रेट किसी ऐसी संस्वीकृति को अभिलिखित करने के पूर्व उस व्यक्ति को जो संस्वीकृति कर रहा है यह समझा जाएगा कि वह ऐसी संस्वीकृति करने के लिए आपराध नहीं है, और यदि वह उसे करेगा तो वह उसके विरुद्ध साक्ष्य में उपयोग में लाई जा सकती है, और मजिस्ट्रेट कोई ऐसी संस्वीकृति तब तक अभिलिखित न करेगा जब तक उसे करने वाले व्यक्ति से प्रश्न करने पर उसके पास यह विश्वास करने का कारण न हो कि वह स्वेच्छा की जा रही है। ठीक है। क्लोज 2 कहता है कि मजिस्ट्रेट बयान दर्ज करने से पहले आरोपी को साफ साफ समझाएगा कि तुम जुर्म कबूल करने के लिए मजबूर नहीं हो। ठीक है। अगर तुम जुर्म कबूल करोगे तो इसका इस्तेमाल तुम्हारे ही खिलाफ सबूत के तौर पर किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट संतुष्ट होना चाहिए कि आरोपी अपनी मर्जी से यह कह रहा है। ठीक है। अब क्लोज 3 की बात करते हैं। संस्वीकृति अभिलिखित किए जाने से पूर्व यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने वाला व्यक्ति यह कथन करता है कि वह संस्वीकृति करने के लिए इच्छुक नहीं है तो मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को पुलिस की अभिरक्षा में निरोध को प्राधिकृत नहीं करेगा। क्लोज 3 कहता है कि अगर आरोपी मजिस्ट्रेट के सामने आकर कहता है कि वह जुर्म कबूल नहीं करना चाहता है तो मजिस्ट्रेट उसे वापस पुलिस कस्टडी में नहीं भेजेगा, मतलब रिमांड पर नहीं भेजेगा, ताकि पुलिस उस पर दोबारा दबाव न बना सके। ठीक है। अब क्लोज 4 की बात करते हैं। ऐसी संस्वीकृति किसी अभियुक्त व्यक्ति की परीक्षा को अभिलिखित करने के लिए धारा 316 में उपबंधित रीति से अभिलिखित की जाएगी और संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, और मजिस्ट्रेट ऐसे अभिलेखन के नीचे निम्नलिखित भाव का एक ज्ञापन लिखेगा। सेक्शन 183 का क्लोज 4 कहता है कि संस्वीकृति को बाकायदा लिखकर आरोपी की साइन कराएगा, और मजिस्ट्रेट नीचे एक फॉर्म सर्टिफिकेट लिखेगा कि मैंने इसे पूरी बात समझा दी थी और यह बयान बिना किसी दबाव के मेरी मौजूदगी में लिया गया है। ठीक है। 5 की बात करते हैं। उपधारा 1 के अधीन किया गया संस्वीकृति से भिन्न कोई कथन साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए इसके पश्चात उपबंधित ऐसी रीति से अभिलिखित किया जाएगा जो मजिस्ट्रेट की राय में मामले की परिस्थितियों में सर्वाधिक उपयुक्त हो तथा मजिस्ट्रेट को उस व्यक्ति
को शपथ दिलाने की शक्ति होगी, जिसका कथन इस प्रकार अभिलिखित किया जाता है। सेक्शन 183 का क्लोज 5 कहता है कि जुर्म कबूल करने के अलावा अगर किसी गवाह का बयान दर्ज करना है तो मजिस्ट्रेट उसे कसम दिलाकर बयान दर्ज कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 184 के बारे में, बलात्कार के पीड़ित व्यक्ति की चिकित्सीय परीक्षा। सेक्शन 184 कह रहा है कि बलात्कार की शिकार महिला की तुरंत और सुरक्षित मेडिकल जांच सुनिश्चित करती है। ठीक है, क्लोज 1, जहां ऐसी प्रक्रम के दौरान जब बलात्कार या बलात्कार करने का प्रयत्न करने के अपराध का अन्वेषण किया जा रहा है, उस महिला के शरीर की जिसके साथ बलात्कार किया जाना या करने का प्रयत्न करना अभिकथित है, किसी चिकित्सा विशेषज्ञ से परीक्षा कराना प्रस्तावित है, वहां ऐसी परीक्षा सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चलाए जा रहे किसी अस्पताल में नियोजित रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसाय द्वारा और ऐसे व्यवसाय की अनुपस्थिति में किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसाय द्वारा ऐसी महिला की सहमति से या उसकी ओर से ऐसी सहमति देने के लिए सक्षम व्यक्ति की सहमति से की जाएगी, और ऐसी महिला को ऐसा अपराध किए जाने से संबंधित सूचना प्राप्त होने के समय से 24 घंटे के भीतर ऐसे रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसाय के पास भेजा जाएगा। सेक्शन 184 का क्लोज 1 कहता है कि बलात्कार या बलात्कार के प्रयास की जांच के दौरान पीड़िता की मेडिकल जांच सूचना मिलने के 24 घंटे के भीतर कराई जाएगी। ठीक है, यह जांच सरकारी या स्थानीय प्रशासन के अस्पताल के रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसाय द्वारा की जाएगी। इसके लिए पीड़िता की या उसके अभिभावक की सहमति जरूरी होती है। ठीक है, क्लोज 2, वह रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसाय जिसके पास ऐसी महिला भेजी जाती है बिना किसी विलंब के उसके शरीर की परीक्षा करेगा और एक परीक्षा रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे दिए जाएंगे। नंबर 1, महिला का और उस व्यक्ति का जो उसे लाया है नाम और पता। नंबर 2, महिला की आयु। नंबर 3, DNA प्रोफाइलिंग के लिए महिला के शरीर से ली गई सामग्री का विवरण। नंबर 4, महिला के शरीर पर क्षति के लिए यदि कोई है चिन्ह। नंबर 5, महिला की साधारण मानसिक दशा। और नंबर 6, उचित ब्यौरे सहित अन्य तात्विक दृष्टिया। क्लोज 3, रिपोर्ट में संक्षेप में वह कारण लिखित किए जाएंगे जिनसे प्रत्येक निष्कर्ष निकाला गया है। नंबर 4, रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से यह अभिलिखित किया जाएगा कि ऐसी परीक्षा के लिए महिला की सहमति या उसकी ओर से ऐसी सहमति देने के लिए सक्षम व्यक्ति की सहमति अभी प्राप्त कर ली गई है। नंबर 5, रिपोर्ट में परीक्षा प्रारंभ और समाप्त होने का सही समय भी अंकित किया जाएगा। नंबर 6, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसाय 7 दिनों की अवधि के भीतर रिपोर्ट अन्वेषण अधिकारी को भेजेगा जो उसे धारा 193 के विनिर्दिष्ट मजिस्ट्रेट को उस धारा की उप धारा 6 खंड क में विनिर्दिष्ट दस्तावेज के भाग के रूप में भेजेगा। नंबर 7, इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह महिला की सहमति के बिना या उसकी ओर से ऐसी सहमति देने के लिए सक्षम किसी व्यक्ति की सहमति के बिना किसी परीक्षा को विधि मान्य मानती है। स्पष्टीकरण, इस धारा के प्रयोजन के लिए परीक्षा और रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसाय के वही अर्थ है जो धारा 51 में उसके लिए क्रमश है। सेक्शन 184 का क्लोज 2 कहता है कि डॉक्टर बिना किसी देरी के महिला की जांच करेगा और एक विशिष्ट रिपोर्ट तैयार करेगा। इसके आगे रिपोर्ट में क्या क्या शामिल होगा, जैसे DNA सैंपल, चोट के निशान, मानसिक स्थिति, उसका ब्यौरा होता है। ठीक है, डॉक्टर अपनी रिपोर्ट में कुछ बातें लिखेगा जैसे पीड़िता का नाम, पता और उसे अस्पताल लाने वाले व्यक्ति का नाम, पता। ठीक है, महिला की उम्र क्या है, DNA प्रोफाइलिंग के लिए महिला के शरीर की कौन कौन सी चीज़ें ली गई है, जैसे बाल, नाखून, स्वाब आदि ली गई है। ठीक है, अब महिला के शरीर पर अगर कहीं भी खरोंच या चोट के निशान है तो उनका ब्यौरा होगा। महिला की मानसिक दशा उस वक्त कैसी है। ठीक है, केस से जुड़े अन्य जरूरी सबूत या बारीकियां होगी। डॉक्टर ने रिपोर्ट में जो भी नतीजा निकाला है उसका कारण भी संक्षेप में लिखा होगा। ठीक है, रिपोर्ट में विशेष रूप से लिखा जाएगा कि जांच के लिए महिला की या उसकी तरफ से जिम्मेदार व्यक्ति की मंजूरी ली गई थी। बिना सहमति के जांच कानूनी मान्यता नहीं होगी। ठीक है, जांच किस मिनट पर शुरू हुई है और किस समय खत्म हुई है, इसका सटीक समय भी लिखा जाएगा।
डॉक्टर जांच के 7 दिनों के भीतर यह रिपोर्ट जांच अधिकारी आईओ को भेजेगा, पुलिस इसे आगे सीधे मजिस्ट्रेट को सौंप देगी। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 185 के बारे में, पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी। क्लोज 1, जब कभी पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी या अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी के पास यह विश्वास करने के उचित आधार है कि किसी ऐसे अपराध के अन्वेषण के प्रयोजन के लिए जिसका अन्वेषण करने के लिए वह प्राधिकृत है, आवश्यक कोई चीज उस पुलिस थाने की जिसका वह भार साधक है या जिसे वह संलग्न है, सीमाओं के भीतर किसी स्थान में पाई जा सकती है और उसकी राय में ऐसी चीज अनुचित विलंब के बिना तलाशी के अन्यथा अभी प्राप्त नहीं की जा सकती है, तब ऐसा अधिकारी केस डायरी में अपने विश्वास के आधारों को लेखबद्ध करने और यथासंभव उस चीज को जिसके लिए तलाशी ली जानी है ऐसे लेख में निर्दिष्ट करने के पश्चात उस थाने की सीमाओं के भीतर किसी स्थान में ऐसी चीज के लिए तलाशी ले सकता है या तलाशी करा सकता है। सेक्शन 185 का क्लोज 1 कहता है कि अगर थाने के प्रभारी एसएचओ या जांच अधिकारी को लगता है कि उनके इलाके में किसी जगह पर केस से जुड़ा कोई जरूरी सबूत छिपा है और वारंट का इंतजार करने पर देरी हो जाएगी, तो वह तलाशी ले सकते हैं, लेकिन उन्हें केस डायरी में पहले लिखना होगा कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है। ठीक है, और वे क्या ढूंढ रहे हैं। अब क्लोज 2 की बात करते हैं। उपधारा 1 के अधीन कार्रवाई करने वाला पुलिस अधिकारी यदि साध्य है तो तलाशी सवेलेगा, परंतु इस धारा के अधीन संचालित की गई तलाशी सवेद से इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से अधिमान्यत मोबाइल फोन द्वारा अभिलिखित की जा सकेगी। सेक्शन 185 का क्लोज 2 कहता है कि पुलिस अधिकारी कोशिश करेगा कि वह खुद जाकर तलाशी ले। इस तलाशी की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकेगी, ठीक है, ताकि पुलिस पर बाद में झूठा सामान रखने का या हेरफेर का आरोप न लगे। क्लोज 3 की बात करते हैं। यदि वह तलाशी सर्वे लेने में असमर्थ है और कोई अन्य ऐसा व्यक्ति जो तलाशी लेने के लिए सक्षम है उस समय उपस्थित नहीं है, तो वह ऐसा करने के अपने कारणों को लिखबद्ध करने के पश्चात अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी से अपेक्षा कर सकता है कि वह तलाशी से और ऐसे अधीनस्थ अधिकारी को ऐसा लिखित आदेश देगा जिसमें उस स्थान को जिसकी तलाशी ली जानी है यथासंभव इस चीज को जिसके लिए तलाशी ली जानी है निर्दिष्ट किया जाएगा, तब ऐसा अधीनस्थ अधिकारी उस चीज के लिए तलाशी उस स्थान में ले सकेगा। सेक्शन 185 का क्लोज 3 कहता है कि अगर पुलिस अफसर खुद नहीं जा सकता तो वह लिखित में कारण दर्ज करेगा और अपने जूनियर अधिकारी को लिखित आदेश देकर भेजेगा कि फला जगह जाकर फला चीज ढूंढो। ठीक है, अब क्लोज 4 की बात करते हैं। तलाशी वारंट के बारे में इस संहिता के उपबंध और तलाशियों के बारे में धारा 103 के साधारण उपबंध इस धारा के अधीन ली जाने वाली तलाशी को जहां तक हो सके लागू होंगे। सेक्शन 85 का क्लोज 4 कहता है कि तलाशी के दौरान जो भी रिपोर्ट या लिस्ट बनी है उसकी कॉपी 48 घंटों के भीतर पास के मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी। ठीक है, क्लोज 5 उपधारा 1 उपधारा 3 के अधीन बनाए गए किसी भी अभिलेख की प्रतियां तत्काल किंतु 48 घंटों के पश्चात नहीं ऐसे निकटतम मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी जो उस उपधारा का संज्ञान करने के लिए सशक्त है और जिस स्थान में तलाशी ली गई है उसके स्वामी या अधिभोगी को उसके आवेदन करने पर उसकी एक प्रति मजिस्ट्रेट द्वारा निःशुल्क दी जाएगी। सेक्शन 185 का क्लोज 5 कहता है कि जिस घर या जगह की तलाशी ली गई है वहां के मालिक को आवेदन करने पर मजिस्ट्रेट द्वारा उस तलाशी की लिस्ट की एक कॉपी मुफ्त दी जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 186 के बारे में। पुलिस थाने का बाहर साधक अधिकारी कब किसी अन्य अधिकारी से तलाशी वारंट जारी करने की अपेक्षा कर सकता है। क्लोज 1 पुलिस थाने का बाहर साधक अधिकारी या उप निरीक्षक से अनियम पंक्ति का पुलिस अधिकारी जो अन्वेषण कर रहा है किसी दूसरे पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी से, चाहे वह उस जिले में हो या दूसरे जिले में हो, किसी स्थान में ऐसे मामले में तलाशी करवाने की अपेक्षा कर सकता है जिसमें पूर्व कथित अधिकारी सभी अपने थाने की सीमाओं के भीतर ऐसी तलाशी करा सकेगा। सेक्शन 186 का क्लोज 1 कहता है कि एक थाने का अधिकारी दूसरे थाने के बाहर प्रभारी से कह सकता है कि भाई तुम्हारे इलाके में यह सामान यह सबूत छिपा है उसकी तलाशी दिलवाओ। ठीक है, अब क्लोज 2 की बात करते हैं। ऐसा अधिकारी ऐसी
अपेक्षा किए जाने पर धारा 185 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई करेगा और यदि कोई चीज मिले तो उसे उस अधिकारी के पास भेजेगा जिसकी अपेक्षा पर तलाशी ली गई है। सेक्शन 186 का क्लोज टू कहता है कि अगर पुलिस अफसर को डर है कि तुम्हारे थाने कि दूसरे थाने को सूचना देने और उनके आने का इंतजार करने में देरी हो जाएगी और अपराधी सबूत नष्ट कर देगा तो वह खुद सीधे दूसरे थाने के इलाके में जाकर तलाशी ले सकता है। कानून उसे इसकी इजाजत देता है। ठीक है, अब क्लोज 3 की बात करते हैं। जब कभी यह विश्वास करने का कारण है कि दूसरे पुलिस थाने के बारसाद अधिकारी से उपधारा 1 के अधीन तलाशी करवाने की अपेक्षा करने में जो विलंब होगा उसका परिणाम यह हो सकता है कि अपराध किए जाने का साक्ष्य छिपा दिया जाए या नष्ट कर दिया जाए। तब पुलिस थाने के बारसाध अधिकारी के लिए या उस अधिकारी के लिए जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है यह विधि पूर्ण होगा कि वह दूसरे पुलिस थाने की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी स्थान की धारा 185 के उपबंधों के अनुसार ऐसी तलाशी करे या तलाशी करवाए मानो ऐसा स्थान उसके अपने थाने की सीमाओं के भीतर हो। सेक्शन 186 का क्लोज 3 कहता है कि उस पुलिस अफसर को उस इलाके के थाने को और वहां के मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना और बरामद सामान की लिस्ट भेजनी, मकान मालिक को भी इसकी कॉपी फ्री मिली। क्लोज 4 कोई अधिकारी जो उपधारा 3 के अधीन तलाशी संचालित कर रहा है उस पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी को जिसकी सीमाओं के भीतर ऐसा स्थान है तलाशी की सूचना तत्काल भेजेगा। ऐसी सूचना के साथ धारा 103 के अधीन तैयारी की गई सूची यदि कोई हो प्रतिलिपि भेजेगा और उस उपधारा का संज्ञान करने के लिए सजग निकटतम मजिस्ट्रेट को धारा 185 की धारा 1 और धारा 3 में निर्दिष्ट अभिलेखों की प्रतियां भी भेजेगा। जिस स्थान की तलाशी ली गई है उसके स्वामी या अधिभोगी को आवेदन करने पर उस अभिलेख की जो मजिस्ट्रेट को उपधारा 4 के अधीन भेजा जाए प्रति निःशुल्क दी जाएगी। सेक्शन 186 कहता है कि एक थाने का अधिकारी दूसरे थाने के प्रभारी से कह सकता है कि भाई तुम्हारे इलाके में सामान या सबूत छुपा है, उसकी तलाशी दिलवाओ। अगर पुलिस अफसर को डर है कि दूसरे थाने की सूचना देने और उसके आने का इंतजार करने में देरी हो जाएगी और अपराधी सबूत नष्ट कर देगा तो वह खुद सीधे दूसरे थाने के इलाके में जाकर तलाशी ले सकता है। ठीक है, कानून इसकी इजाजत भी देता है। ऐसा करने के तुरंत बाद उस पुलिस अफसर को उस इलाके के थाने को और वहां के मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना बरामद सामान की लिस्ट भेजनी होगी। मकान मालिक को भी इसकी फ्री कॉपी मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 187। जब 24 घंटे के भीतर अन्वेषण पूरा नहीं किया जा सके तब प्रक्रिया। क्लोज 1 जब कभी कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध है और यह प्रतीत हो कि अन्वेषण धारा 58 द्वारा नियत 24 घंटे के भीतर 24 घंटे की अवधि के भीतर पूरा नहीं किया जा सकता है, यह विश्वास करने के लिए आधार की योग या सूचना भ्रष्ट आधार पर तब पुलिस थाने का बाहर साधक अधिकारी या यदि अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी उप निरीक्षक से निरंतर पंक्ति का नहीं है तो वह निकटतम मजिस्ट्रेट को इसके पश्चात विहित डायरी के मामले में संबंधित प्रविष्टियों की एक प्रतिलिपि भेजेगा और साथ ही अभियुक्त व्यक्ति को भी उस मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। वह मजिस्ट्रेट जिसके पास अभियुक्त व्यक्ति इस धारा के अधीन भेजा जाता है इस बात पर यह विचार किए बिना कि क्या उसके पास उस मामले के विचारण की अधिकारिता है या नहीं, अभियुक्त व्यक्ति पर विचार करने के पश्चात कि क्या ऐसा व्यक्ति जमानत पर नहीं छोड़ा गया है या उसकी जमानत रद्द कर दी गई है, अभियुक्त का ऐसी अभिरक्षा में जैसी वह मजिस्ट्रेट ठीक समझे इतनी अवधि के लिए जो कुल मिलाकर पूर्णत या भागत 15 दिन से अधिक न हो धारा 3 में यथाबंधित हिता से 60 दिन या 90 दिन की उसकी निरुद्ध अवधि से प्रारंभिक 40 दिन या 60 दिन के दौरान किसी भी समय निरुद्ध किया जाना समय समय पर प्राधिकृत कर सकता है तथा यदि उसे मामले के विचारण की या विचारण के लिए सुबुद्ध करने की अधिकारिता नहीं है और यदि और अधिक निरुद्ध रखना उसके विचार में अनावश्यक है तो वह अभियुक्त को ऐसे मजिस्ट्रेट के पास जिसे ऐसी अधिकारिता है भिजवाने के लिए आदेश दे सकता है। क्लोज 3 मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति का पुलिस अभिरक्षा से अन्यथा निरोध 15 दिन की अवधि से आगे के लिए उस दशा में प्राधिकृत कर सकता है जिसमें उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा करने के पर्याप्त आधार विद्यमान है किंतु कोई भी मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति का इस उपधारा के अधीन अभिरक्षा में निरुद्ध
नंबर 1, कुल मिलाकर 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए प्राधिकृत नहीं करेगा जहां अन्वेषण ऐसे अपराध के संबंध में है जो मृत्यु, आजीवन कारावास, 10 वर्ष की अवधि या अधिक के लिए कारावास से दंडनीय है। नंबर 2, कुल मिलाकर 60 दिन से अधिक की अवधि के लिए प्राधिकृत नहीं करेगा जहां अन्वेषण किसी अन्य अपराध के संबंध में है। ठीक है। और यथास्थिति 90 दिन 60 दिन की उक्त अवधि की समाप्ति पर यदि अभियुक्त व्यक्ति जमानत देने के लिए तैयार है और दे देता है तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा और यह समझा जाएगा कि इस उपधारा के अधीन जमानत पर छोड़ा गया प्रत्येक व्यक्ति अध्याय 35 के प्रयोजनों के लिए उस अध्याय के उपबंधों के अधीन छोड़ा गया है। सेक्शन 187 का क्लोज 2, क्लोज 3, क्लोज 4 कहता है कि पुलिस अभियुक्त को केस डायरी की प्रतियों के साथ मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगी। मजिस्ट्रेट उसे शुरुआती 15 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में या न्यायिक कस्टडी में भेज सकता है। यह पुलिस रिमांड जांच के शुरुआती 40 दिनों या 60 दिनों के भीतर टुकड़ों में या एक साथ अधिकतम 15 दिनों के लिए ही दिया जा सकता है। ठीक है। चार्जशीट दाखिल करने का समय 90 से 60 दिन का होता है। अगर पुलिस रिमांड खत्म हो गया है और जांच चल रही है तो आरोपी जेल में रहेगा, लेकिन पुलिस को एक तय समय में कोर्ट में चार्जशीट आरोप पत्र दाखिल करनी होगी। ठीक है। अगर अपराध की सजा मौत, उम्र कैद या 10 साल से ज्यादा की जेल है, ठीक है, बाकी अन्य छोटे या मध्यम अपराधों के मामले हैं, अगर पुलिस इन 60-90 दिनों के भीतर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाती है तो आरोपी को जमानत पाने का कानूनी अधिकार मिल जाता है, पर शर्त है कि वह जमानत देने को तैयार हो। इसे डिफॉल्ट जमानत कहते हैं। ठीक है। क्लोज 4, कोई मजिस्ट्रेट इस धारा के अधीन किसी अभियुक्त का पुलिस अभिरक्षा में निरोध तब तक प्राधिकृत नहीं करेगा जब तक कि अभियुक्त उसके समक्ष पहली बार और तत्पश्चात हर बार जब तक अभियुक्त पुलिस की अभिरक्षा में रहता है व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत नहीं किया जाता है, किंतु मजिस्ट्रेट अभियुक्त के या तो व्यक्तिगत रूप से या सदृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने पर न्यायिक अभिरक्षा में निरोध को और बढ़ा सकेगा। क्लोज 4 कहता है कि पहली बार आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने खुद हाजिर होना होगा, उसके बाद ही तारीखों पर उसे वीडियो कॉलिंग के जरिए पेश किया जा सकता है। नाबालिग लड़कियों के लिए अगर आरोपी लड़की है और उसकी उम्र 18 साल से कम है तो उसे पुलिस लॉकअप या आम जेल में नहीं भेजा जाएगा, उसे रिमांड होम या किसी मान्यता प्राप्त सामाजिक संस्था की देखरेख में ही रखा जाएगा। ठीक, इसमें हमारे कुछ पॉइंट्स तैयार है। जैसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट की पावर के बारे में बात कर लेते हैं। अगर कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट जज उपलब्ध नहीं है तो पुलिस आरोपी को कार्यपालक मजिस्ट्रेट जैसे एसडीएम या तहसीलदार के पास ले जा सकती है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट आरोपी को ज्यादा से ज्यादा 7 दिनों के लिए कस्टडी में भेज सकता है। 7 दिन पूरे होने से पहले मामला न्यायिक मजिस्ट्रेट को सौंपना होगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि समन मामलों में जांच रोकने का नियम क्या है। 6 महीने की लिमिट। ठीक है। इसमें 6 महीने की लिमिट होती है। अगर मामला छोटा है और पुलिस आरोपी गिरफ्तारी के 6 महीने के भीतर भी जांच पूरी नहीं कर पाती है तो मजिस्ट्रेट जांच को तुरंत रोकने का आदेश देगा। अगर जांच अधिकारी मजिस्ट्रेट को यह समझा देता है कि न्याय के लिए और विशेष कारणों से जांच को आगे जारी रखना जरूरी है तब समय बढ़ाया जाएगा। अब सेक्शन 188 के बारे में बात कर लेते हैं। अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण की रिपोर्ट। जब कोई अधीनस्थ पुलिस अधिकारी इस अध्याय के अधीन कोई अन्वेषण करता है तब वह उस अन्वेषण के परिणाम की रिपोर्ट पुलिस थाने के बाढ़ साधक अधिकारी को करेगा। सेक्शन 188 कहता है कि जब भी कोई जूनियर पुलिस अधिकारी थाने से नीचे का रैंक किसी केस की जांच करता है तो वह जांच खत्म होने के बाद उसकी पूरी रिपोर्ट अपने थाने के मुख्य प्रभारी को सौंपेगा। वह सीधे कोर्ट नहीं जाएगा, पहले अपने सीनियर को रिपोर्ट देगा। ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 189 के बारे में। जब साक्ष्य अपर्याप्त हो तब अभियुक्त का छोड़ा जाना। यदि इस अध्याय के अधीन अन्वेषण पर पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी को प्रतीत होता है कि ऐसा पर्याप्त साक्ष्य या संदेह का उचित आधार नहीं है कि जिससे अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास भेजना या न्यायानुमत है तो ऐसा अधिकारी उस दशा में जिसमें वह व्यक्ति अभिरक्षा में है उसके द्वारा जैसा ऐसा अधिकारी निर्दिष्ट करे या बंधन पत्र जमानत पर निष्पादित करने पर उसे छोड़ देगा। यदि और जब अपेक्षा की जाए तो और तब वह ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होगा जो पुलिस रिपोर्ट पर ऐसे अपराध का संज्ञान करने के लिए और अभियुक्त का विचारण करने या उसे
विचारणा संपूर्ण करने के लिए सशक्त है। सेक्शन 189 कहता है कि अगर थाने के प्रभारी एसएचओ को लगता है कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है या ऐसा कोई ठोस शक नहीं है कि उसे जेल में रखा जाए या मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए, तो पुलिस उसे लॉकअप में बंद नहीं रखेगी। अगर वह व्यक्ति पुलिस की कस्टडी में है तो पुलिस उसे एक बंधन पत्र या जमानत पत्र भरवाकर उसे छोड़ देगी। ठीक है, इस बॉन्ड में यह शर्तें लिखी होगी कि भले ही तुम्हें अभी छोड़ा जा रहा है, लेकिन अगर बाद में कोर्ट तुम्हें बुलाएगी तो तुम्हें वहां हाजिर होना पड़ेगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।